सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है ICMR JRF 2024 का पेपर डिस्कशन। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है ICMR JRF का, इसका नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में आता ही होगा एंड पेपर भी इसका नॉर्मली जुलाई में ही कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, सो आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम अभी बचे हुआ है। सो आप लोग अगर स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना चाहते हो देन प्लीज डू प्रैक्टिस द लास्ट ईयर PYQ। ओके, सो एंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को जनरल बेसिक चीज़ें बता दूं कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ICMR का सिलेबस रिसेंटली ही लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है एंड अभी ये पेपर 3 डिफरेंट पार्ट्स में आता है। मतलब पेपर में 3 पार्ट्स रहता है। ठीक है, पार्ट ए जो है एप्टीट्यूड का, जिसके बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। पार्ट बी आपका बेसिक बायोलॉजी रहता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निक्स और क्वेश्चन फ्रॉम सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइक दैट। ठीक है, पार्ट सी इज फॉर specific subject that you will choose at the form and ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सो इसको भी बहुत सारे पार्ट में ICMR ने डिवाइड कर दिया है। सो एक स्ट्रीम आता है बायोटेक्नोलॉजी का, दूसरा स्ट्रीम आता है माइक्रो का, ठीक है, बायोसाइंस का एक स्ट्रीम रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अपेयर होते हैं एंड एक और आता है जो होता है बायोस्टैट्स का। ठीक है, और भी 2-3 होंगे शायद, मुझे अभी याद नहीं है। सो इन हर एक पार्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, पार्ट ए में 50 क्वेश्चन, पार्ट बी में 50 क्वेश्चन, पार्ट सी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन ही होते हैं। सो एंड ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स की है। ठीक है, पार्ट ए का भी, पार्ट बी का भी एंड पार्ट सी का भी। ठीक है, सो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स है। सो टोटल हमारे पास 150 मार्क्स का पेपर है एंड टाइम मिलता है इसमें 2 घंटे का। ठीक है, सो ये बेसिक बातें मुझे बतानी थी एंड हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर दूं पहले। सो पार्ट ए बी सी तीनों में ही 50-50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं एंड पार्ट ए एंड बी कोई भी स्ट्रीम आप दे दो सभी के लिए कॉमन है। पार्ट सी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है उसके आपका अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग क्वेश्चन जाएंगे। सो मैं बेसिकली बायो साइंस का पेपर ही सबसे पहले डिस्कशन करवाने वाली हूँ। ठीक है, बायो साइंस में भी आज हम पार्ट बी के क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट बी में जो 50 क्वेश्चंस रहते हैं उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। 25 क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चंस हम लोग हमारे अपकमिंग जो सेशन आएंगे वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, एंड ये पार्ट बी हो जाएगा। देन हम लोग पार्ट सी का अलग से स्ट्रीम वाइज अलग से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर आप ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड एक और बात मुझे बतानी थी, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हो रिगार्डिंग गेट BT 2025 का पेपर डिस्कशन। सो हमारे पास अभी भी 2 पेपर डिस्कशन करने को बचे हुए हैं। एक है गेट एक्सेल माइक्रो का पेपर, ठीक है, एंड दूसरा है गेट BT का पेपर। ठीक है,
सो ये दोनों ही पेपर मैं डिस्कशन करवाऊंगी अपकमिंग वीडियोस में। अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा सा एक्चुअली बिजी है। मैं आई एम ऑक्युपाइड विद अदर वर्क, जिस वजह से मैं उतना फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फ्री होती हूँ आई विल मेक श्योर टू अपलोड ऑल दोज रिमेनिंग वीडियोस। ओके, अभी देखो क्वेश्चन पे आते हैं, मेन टॉपिक पे। सबसे पहले देखो पार्ट बी आईसीएमआर 2024, आईसीएमआर जेआरएफ 2024 पार्ट बी के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला है क्वेश्चन ने? A short microtubular organelle projecting into extracellular medium used for locomotion is dash. Options are option 1 is cisterni, option 2 is cilium, option 3 is pseudopodium and option 4 is basal body. So देखो शॉर्ट माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनेली बोला है, ठीक है। तो सिस्टर्नी तो बेटा गोल्गी का पार्ट है, ये तो नहीं आएगा। स्यूडोपोडियम क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो आपका सेंसिंग में भी काम करता है एंड लोकोमोशन में भी काम करता है। लेकिन इसमें माइक्रोट्यूब्यूल का कोई रोल नहीं है, जिस वजह से स्यूडोपोडियम भी नहीं आएगा। एंड बेसल बॉडी इज द मॉडिफाइड centrioles that is present in the eukaryotic cilia and flagella, ठीक है। सो बेसल बॉडी भी नहीं आएगा। अभी एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, एंड जो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है दैट इज सिलियम। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, एक मिनट इसको हेल्प कर दो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, तो इसमें बोला है ऑर्गेनेली दैट इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ऑटोफेजी, हाइड्रोलाइसिस एक्सेट्रा इज डैश। आंसर बहुत ही डायरेक्ट है, आप सभी को पता है लाइसोसोम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है एंड क्वेश्चन आईडी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, so microtubular protein having ATPase activity and required for movement is dash. ऑप्शन 1 इग्डियोसोन, ये जो है ये एक टाइप का इंसेक्ट हार्मोन है, ये तो नहीं आएगा। ऑप्शन 2 इज फाइब्रोनेक्टिन, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ना, इसमें कोई एटीपीएस एक्टिविटी नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन 4 में कहा है सार्कोपिन, नो इट इज रिलेटेड टू मसल्स। एंड एक चीज यहाँ पे एक और नोट करना, ये जो सार्कोपिन है इससे रिलेटेड एक डिजीज आता है जिसको कहा जाता है सार्कोपीनिया, ठीक है। होता क्या है इसमें जो है आपका मसल मास, स्ट्रेंथ, इन सारे चीजों का लॉस हो जाता है। एंड ये होता है ड्यू टू एज, ठीक है, एज रिलेटेड एक डिजीज है। मोस्टली जो एजेड इंसान होता है उनके केस में ये देखा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। सो फोर्थ में नहीं आएगा, अभी एक ही ऑप्शन बचता है जो है कि ऑप्शन सी, दैट इज डाइनिन, ठीक है। आप सभी को पता होगा डाइनिन एक मोटर प्रोटीन है जिसके पास एटीपीएस एक्टिविटी भी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। Question number 54. Which of the following principle of bioethics emphasizes the importance of minimizing harm and maximizing benefits in healthcare decisions? ठीक है, तो इसका जो है इसका आंसर आपको याद ही रखना है। बायोएथिक्स से ये क्वेश्चन कुछ
ICMR में पूछ लेता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉन मैनिपुलेशन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बायोएथिक्स से ही है, इसको भी याद ही करना पड़ेगा। Which of the following ethical principles supports the idea that healthcare resources should be distributed fairly among individuals and communities? मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने शायद बायोएथिक्स नहीं पढ़ा होगा उतना डिटेल में, लेकिन आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए एंड इसके ऑप्शंस को देखिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, which of the following ethical principles supports the idea that healthcare resources should be distributed fairly among individuals and communities? अभी ऑप्शंस देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी का बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है। क्वेश्चन को पढ़ के ही हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी का कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी, नो इन्फॉर्म कंसेंट का भी केस नहीं है। एंड देखो शुड बी, एक ये वाला फ्रेज देखो, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, ठीक है, मीन्स यहाँ से बेनिफिशियर्स का कोई कुछ भी तो है नहीं। ऐसे नहीं है कि कोई एक क्लास ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कोई एक क्लास को दूसरे क्लास को बेनिफिट नहीं मिलेगा, नथिंग लाइक दैट। ओके, अभी बचता क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज जस्टिस, ठीक है, यही करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट चलो, सेकंड क्वेश्चन नंबर 56 मैचिंग से है, बहुत ही इजी है। देखो देखो ये डी वाला देखो, यूटेराइन कॉजेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये काम किसका है, ये काम बेटा ऑक्सीटोसिन का है, ठीक है। सो डी के साथ 2, डी के साथ देखो एक ही ऑप्शन में दिया गया था, डी का 2, ठीक है, एक से ही आंसर आ गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इजी है। Statement 1 is an endocrine gland releases substances through lobe or ducts. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये काम तो एंडोक्राइन का नहीं है, ये एक्सोक्राइन का काम है, ठीक है। देन स्टेटमेंट 2 क्या है, an exocrine gland releases the substances it makes directly into the fluid bathing in the glands. मतलब क्या बोल रहा है, डायरेक्टली ब्लड पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये काम एक्सोक्राइन का है? नहीं, ये काम तो एंडोक्राइन करता है, ठीक है। सो ये इसमें क्या हुआ था, ये दो स्टेटमेंट्स को मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को इन लोगों ने यहाँ पे शफल कर दिया था, ठीक है। सो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अभी देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, देखो ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, फाइन। नेक्स्ट चलो, ये भी देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैचिंग से ही। थर्मोरिसेप्टर क्या करेगा, थर्मोरिसेप्टर रेस्पॉन्स टू हीट और कोल्ड, डी का 2 कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। देखो फिर से एक ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया, ओके। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 59, ये थोड़ा सा एनाटॉमी से है एंड आईसीएमआर में फिजियोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा आपका ह्यूमन एनाटॉमी भी आना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यूज हैज अ मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स इन ए रबरी ग्राउंड सब्सटेंस। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, आंसर आएगा ऑप्शन 3, दैट इज कार्टिलेज। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से ये क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी है। ऑल द फॉलोइंग एक्ट्स एज एनाफाइलोटॉक्सिन्स एक्सेप्ट, सो C3A, C4A एंड C5A हमारा एनाफाइलोटॉक्सिन्स है। हमसे पूछा था
कौन सा नहीं है। तो अभी बचा क्या, C6 है, राइट। C6 से एक्चुअली पार्ट है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का, राइट। सो ये करता क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ये पोर फॉर्म कर देते, ठीक है। लेट्स से ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ऐसे पोर फॉर्म कर देंगे, जिस वजह से आगे जाके क्या होगा, इस बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलो। The mechanism by which B cells ensure that only one heavy chain and only one light chain allele is translated is referred as what? कोडोमिनेंस नहीं है, आइसोटाइपिक सिलेक्शन भी नहीं है, एलिलिक एक्सक्लूजन इज द करेक्ट आंसर एंड इडियोटाइपिक सिलेक्शन भी गलत है। ओके, ये आईसीएमआर के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट होते हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी देयर आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। रेस्ट आप खुद भी देख सकते हो क्वेश्चन कितने ज़्यादा डायरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से स्टार मार्क क्वेश्चन है। इसलिए स्टार मार्क है, मैं थोड़ी देर में अभी बता रही हूँ। देखो यहाँ पे अगेन दो स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग MHC कॉम्प्लेक्स। स्टेटमेंट 1 में बोला है MHC1 कंटेन्स टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा चेन। सो ये जो है, ये वाला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो सही है, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने चेन की बात करी थी, ठीक है, ना कि डोमेन। ठीक है, डोमेन की बात यहाँ पे नहीं करी थी इन लोगों ने। अगर डोमेन पूछता देन हम लोग कहते ठीक है 4 डोमेन रहते, एक अल्फा 1 रहता है, अल्फा 2, अल्फा 3 रहता है, देन बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन डोमेन भी एक रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ चेन्स की बात करी है, जिस वजह से मुझे तो लग रहा था कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आईसीएमआर ने इस स्टेटमेंट को गलत दिया है, ठीक है। आईसीएमआर ने इसको गलत माना है, इसलिए गलत है ये मुझे भी नहीं पता है, या फिर अगर आप लोगों को पता होगा इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में, देन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल बी ग्लैड टू हियर। ओके, इसको आईसीएमआर ने गलत माना है स्टेटमेंट 1 को। आप लोगों को डिटेल में पता होगा देन प्लीज मुझे कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल रियली बी ग्लैड टू हियर ओके from you guys about detail from in this statement. Okay, this statement 2 क्या है, MHC1 is present in all nucleated cells। ये स्टेटमेंट तो सभी को पता है कि सही है। तो ये जैसे बोली मैंने कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना, ये मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आईसीएमआर ने गलत दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आईसीएमआर ने दिए रखा है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 is true। आईसीएमआर ने इसका आंसर सी दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये शायद ए होना चाहिए था। ओके, तो आप लोगों को डिटेल में पता होगा देन प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे भी थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है, बहुत इजी है। Function of the 3' to 5' exonuclease activity of a DNA polymerase is to what? So आप लोगों को पता होगा DNA polymerase के पास दो एक्टिविटी होते हैं, ठीक है। एक होता है 5 to 3, 5' to 3', ये जो है आपका पॉलीमराइजेशन का एक्टिविटी है। पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी है, एंड दूसरा एक एक्टिविटी रहता है जो है 3' to 5'। ये क्या है, ये प्रूफ रीडिंग वाला एक्टिविटी है, ठीक है। ये प्रूफ रीडिंग वाला एक्टिविटी है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, ये इनकरेक्ट बेसेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो देखो अभी ऐसे ऑप्शन कहाँ पे है, द
5 prime to 3 prime to 5 prime extra nucleus activity of a DNA polymerase is to what? Option 1 is remove 5 prime end of the polynucleotide strand that is attached to the template strand that is being copied. No, ये आपका कुछ कुछ प्राइमर रिमूवल वाला काम ये लोग बता रहे हैं, जो काम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी का एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का तो नहीं है. Remove incorrect nucleotides from the newly synthesized strand of DNA. Exactly. Option 2 is our correct answer. Okay. Then एक सेकेंड इसको मैं ये रहने दो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं. देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है. So क्वेश्चन में पूछा गया है identify which of the following tests in the most convincing to identify gene as oncogene or tumor suppressor gene. ठीक है. तो देखो एक्सपेरिमेंट 1 क्या बोल रहा है, ट्रांसजेनिक माइस ओवर एक्सप्रेसिंग द कैंडिडेट ऑन्कोजीन एंड नॉकआउट माइस लैकिंग द कैंडिडेट ट्यूमर सप्रेसर जीन. ठीक है. तो देखो ये एक लिस्ट से एक माइस है आप लोगों का, ये एक माइस है एंड ये लिस्ट से दूसरे कलर से मैं बना देती हूँ. ये लिस्ट से कोई दूसरा माइस है. ठीक है. अभी हुआ क्या है, ये दिस इज ए माइस एंड दिस इज बी माइस. हुआ क्या है, एक माइस में आप लोगों ने ऑन्कोजीन को ओवर एक्सप्रेस करवा दिया है. मीन्स अभी ऑन्कोजीन इस माइस पे एक्सप्रेस हो गया है तो क्या होगा, इसमें कैंसर होगा. ठीक है. इसमें कैंसर होगा, ट्यूमर डेवलपमेंट होगा, कुछ भी जो आगे होना है वो होगा. ठीक है. एंड दूसरा बी माइस में आपने क्या किया है, इसमें आपने नॉकआउट कर दिया है ट्यूमर सप्रेसर जीन का. ठीक है. मीन्स लेट्स से ये यहाँ पे कोई जीन था TSF जिसको आप लोगों ने नॉकआउट कर दिया. ठीक है. मतलब क्या, अभी ये वाला जीन इसके पास है ही नहीं, ट्यूमर सप्रेसर का जीन अभी इसके पास है ही नहीं. अभी क्योंकि इसके पास कोई भी ये ट्यूमर सप्रेसर का जीन नहीं है, मतलब क्या, ये कोई भी ट्यूमर कॉजिंग अगर कुछ आ गया देन उसको ये रेजिस्ट नहीं करेगा. मतलब क्या, इसमें भी कैंसर की साइंस हमें देखने को मिलेंगी. ठीक है. या फिर इसमें भी हो सकता है हमें ट्यूमर देखने को मिले. राइट. तो अभी ये जो है यही वाला एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आपको कन्विंस करवा देगा कि कोई जीन ऑन्कोजीन है या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन है. बिकॉज ऑफ व्हाट, देखो दोनों ही केसेस में हमें कैंसर देखने को मिल रहा है. एक जीन में आपने एक माइस में आपने एक जीन का ओवर एक्सप्रेशन करवा दिया था जिसके वजह से कैंसर हो गया. मतलब क्या, हाँ इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये माइस में जो जीन हमारा ओवर एक्सप्रेशन हुआ था वो ऑन्कोजीन ही था. ठीक है. एंड बी माइस के केस में क्या हुआ था, बी माइस के केस में हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन को टोटली डिलीट कर दिया था एंड कोई भी दूसरा ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे नहीं करवाया था, फिर भी इसमें कैंसर हो चुका है. ठीक है. मतलब क्या, जिस जीन को हमने इस ऑर्गेनिज्म से डिलीट करवाई वो हो सकता है हमारा ट्यूमर सप्रेसर वाला ही जीन था. राइट. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है. अभी दूसरे स्टेटमेंट से पढ़ लेती हूँ. ट्रांसजेनिक माइस ओवर एक्सप्रेसिंग द कैंडिडेट ट्यूमर सप्रेसर जीन. एक में आप लोगों ने ट्यूमर सप्रेसर जीन को ओवर एक्सप्रेस करवा दिया है एंड दूसरे में क्या किया है, दूसरे में ऑन्कोजीन को नॉकआउट कर दिया है. तो इससे क्या होगा, इससे तो एक में भी कैंसर नहीं होगा, हमें फंक्शन कैसे पता चलेगा इससे. ठीक है. तो ऑप्शन बी तो गलत है. लेट मी टेक द रेड पेन.
बी तो गलत है। ऑप्शन सी ट्रांसजेनिक माइस दैट ओवर एक्सप्रेसेस द कैंडिडेट ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। अरे वाह, दोनों को ही ओवर एक्सप्रेस कर दोगे तो क्या ही होगा। ठीक है, देन ऑप्शन 4 इज नॉकआउट माइस दैट लैक्स द कैंडिडेट ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब दोनों को ही तुमने डिलीट कर दिया है, अब ये भी कैसे चलेगा। ठीक है, सो थर्ड के केस में भी सॉरी फोर्थ वाले केस में भी कोई भी हमें कैंसर देखने को नहीं मिलेगा, कैंसर या ट्यूमर का फॉर्मेशन। सो इसको भी हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड वाले का भी मैं बता दूं, ओवर एक्सप्रेसेस कैंडिडेट ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर, ये तो कैसे ही ऑप्शन दिया गया है थर्ड वाला। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन 1 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो ये वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, गेट में तो बहुत ही कॉमन है। इसी साल 2025 के पेपर में ही पूछ लिया था, बीटी या एक्सेल का किसी भी एक पेपर में। ठीक है, जिन्होंने पेपर नहीं देखा है, जो कुछ डिस्कशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख लेना। आई मीन चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है। एंड जो रिमेनिंग एक दो पेपर है उसको मैं करवा दूंगी जल्दी ही। ठीक है, तो देखो, a study is done on a mammalian cell that has a doubling time of 24 hours. These cells are synchronized in V1 and then labeled for 2 days. ठीक है, 2 दिन तक हमने लेबल किया है किससे, BRDU से। ठीक है, this is an analog of thymidine. So at the end of labeling period, the chromosome DNA is isolated from the cells. ठीक है, तो आप लोगों ने DNA को आइसोलेट किया। उसके बाद किया है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड पे। सो रिजल्ट कैसा होगा ये हमसे पूछा है। तो देखो, सो हमारे पास क्या था, हमारे पास सबसे पहले लाइट वाले डीएनए थे। ठीक है, ऐसे नहीं, एक मिनट रुको। हमारे पास सबसे पहले लाइट वाले डीएनए थे। ठीक है, अभी क्या किया हम लोगों ने इस लाइट वाले डीएनए को हेवी डीएनए से एक्चुअली क्या किया है, लेबल कर दिया है। मींस अब क्या होगा, अब इस लाइट चेन के साथ साथ फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं BRDU। ठीक है, BRDU जहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस लाइट के साथ में ही एक हेवी डीएनए बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये हेवी डीएनए। ठीक है, दिस इज द हेवी डीएनए एंड ये रेड वाला जो है ये लाइट डीएनए है। ठीक है, सो ये था आफ्टर 1 डे। हमसे पूछा है आफ्टर 2 डे क्या होगा। ठीक है, तो आफ्टर 2 डे देखो क्या हो रहा है। सो हम एक सेकेंड, सो हमारा लाइट डीएनए अलग हो जाएगा, दो लाइट डीएनए अलग हो गए। ठीक है, दो हेवी डीएनए जो थे वो भी अलग हो गए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो क्योंकि हमने लेबल कर दिया है BRDU से, अभी क्या होगा, इसके साथ साथ एक और आपका हेवी डीएनए मिलेगा। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है, देखो अभी हमारे पास देखो ये एक HL वाला है। एक सेकेंड में लिख दूँ इसको ढंग से। रेड से ही लिख देती हूँ, एक ही कलर से लिख देती हूँ, छोड़ो। ठीक है, सो ये हमारे पास हेवी वाला था, ये सॉरी ये हमारे पास लाइट वाला था, ये हमारे पास हेवी वाला था। ठीक है, तो देखो ये हेवी लाइट वाला हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 2। ठीक है,
एंड हेवी हेवी वाला कितने मिल रहे हैं, ये भी हमारे पास 2 ही मिल रहे हैं। सो 2 हेवी एंड सॉरी 2 हेवी हेवी एंड 2 हेवी लाइट। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे रेशियो मिल रहा है 50:50 का। ठीक है, 50% हेवी लाइट एंड 50% हेवी हेवी। सो देखो ऐसे ऑप्शन कहाँ पे है, देखो ऑप्शन सी में ही है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ मैं। पहले लाइट लाइट वाला डीएनए था, हमने बीआरडीओ से लेवल करवाई। ठीक है, तो लाइट लाइट के साथ एक हेवी हेवी वाला नया चेन बनेगा फर्स्ट जनरेशन में, एंड सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, फिर से जो डीएनए था हमारा हेवी सॉरी लाइट वाला, उसके ऊपर फिर से हमारा हेवी चेन मिलेगा, बिकॉज हमने लेबल कर दिया है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो जीपीसीआर से क्वेश्चन पूछा है, सीक्वेंस करने को बोला है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन व्हिच एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। तो जीपीसीआर में सबसे पहले हमें क्या पता है, सबसे पहले एडेनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट होता है, उसके बाद एडेनाइलेट साइक्लेस एटीपी को चेंज कर देता है सीएएमपी में। अभी सीएएमपी आगे जाके क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसे रहेगा आपका, सबसे पहले ए फिर बी देन सी। देखो पहला ही ऑप्शन में आंसर दिया गया था। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 74 तक हम लोग आज देख लेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। So which of the following is not a function of lysosomes? ऑप्शन 1 इज engulf worn out components of the cell। ये लाइसोसोम का फंक्शन है, हमसे नॉट ऑफ फंक्शन पूछा था। ठीक है, नॉट वर्ड को अच्छे से देखना, बिकॉज बच्चे यहाँ पे यही पे गलती करते हैं। ठीक है, then next is engulf exogenous substances that also is one of the function of lysosomes। then lysosomes are also called as suicidal bags। so 3 भी नहीं आएगा। ऑप्शन 4 में दिया है पावर जनरेटिंग यूनिट। बेटा ये काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, लाइसोसोम कब से ये करने लगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 गलत था, एंड गलत था इसीलिए हमारे लिए ये सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट चलो। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगेन। In anaphase 1, homologous chromosomes separate which sister chromatids remain together। Yes, ये स्टेटमेंट सही है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो जाता है, एंड एनाफेज 2 में हम लोगों का सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो जाता है। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है इन एनाफेज 2 क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग द मेटाफेज स्पेस। ये जो काम है ये प्रो मेटाफेज में ही हो जाता है। ठीक है, जिसके लिए स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज एनाफेज 2 आते आते जो क्रोमोसोम्स होते हैं हम लोगों का, वो दोनों पोल्स की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। देखो कहाँ पे है, यहाँ पे दोनों को करेक्ट कहा गया है, इसमें दोनों को इनकरेक्ट कहा गया है। 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इंटरटियस, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट चलो। फंक्शन ऑफ द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन इज टू व्हाट। इसको आप सभी को पता होगा, आंसर बहुत ही डायरेक्ट है, कलेक्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग और स्टोरेज। ओके, ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू। ये सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे गलती ज्यादा होती है। Okay, so statement 1 is aldosterone stimulates the deabsorption of NF+। Yes, that is true, correct है, and हमसे पूछा गया था incorrect, जिस वजह से ये statement गलत होगा। Then aldosterone affects water deabsorption। Yes, मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो कहती हूँ कि aldosterone जो है वो NF+ का deabsorption करवाता है, and जब भी NF+ deabsorb होता है तो उसके पीछे पीछे वाटर भी जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज aldosterone stimulates the secretion of K+। ये स्टेटमेंट भी सही है, जिस वजह से ये भी नहीं आएगा। तो बचा है अभी ऑप्शन 3, जो पता ही
गया होगा अब तक तो कि यही करेक्ट ऑप्शन है। सो क्या बोला है इसमें, अल्डोस्टेरोन इज मेड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। बेटा जी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता है, ये रिलीज होता है आपका कहाँ से, कहाँ से, क्या बोलते थे उसको, अल्डोस्टेरोन जो है आपका, यस, एड्रेनल ग्लैंड से ये रिलीज होता है, ठीक है, ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी से। सो इस जगह के लिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था, जिस वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। लास्ट 3 questions we are left for this session। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन हो एंड जहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाता हो, वहाँ पे ब्लास्ट से तो क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। सो रिगार्डिंग ब्लास्ट, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, अगेन गलत बोलना है हमें। अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं स्टार मार्क क्वेश्चन पे ही लगाऊंगी, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, देन प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी ग्लैड टू हियर। देखो, द टूल इज यूज टू कंपेयर न्यूली सीक्वेंस जेनोमिक डीएनए टू नॉन सीक्वेंस स्टोर्ड इन वेरियस डेटाबेसेस। दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, हमसे पूछा था इनकरेक्ट। Option 2, once aligned, the result is showed as output of 3 lines, query, then subject line रहता है, then human sequence, ठीक है। यहाँ पे ये ह्यूमन सीक्वेंस वर्ड से मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज ब्लास्ट में हम सिर्फ ह्यूमन का ही सीक्वेंस नहीं ढूंढते हैं, काफी दूसरे अलग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसका सीक्वेंस हम ब्लास्ट से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं होल्ड पे रखूंगी, ठीक है, बिकॉज ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है। ओके, देन ब्लास्ट, थर्ड इज एक्सेस टू ब्लास्ट इज प्रोवाइडेड बाय एनसीपीआई, इसको भी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, जिस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन आईसीएमआर ने इसी को आंसर माना है। आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट नो हाउ। ओके, देन ऑप्शन 4, blast report also provides an expect value or e value based on the number of matches, this is a true statement, so इसलिए ये भी नहीं आएगा। so मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 2 होनी चाहिए, बट आईसीएमआर ने इसका आंसर 3 दिया है, ठीक है। अभी वो किस लिए है ये मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा बेटर पता होगा, देन प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी ग्लैड टू नो फ्रॉम यू गाइस, ओके, और लर्न फ्रॉम यू गाइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किस क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक। Triaduchek syndrome is a classical example of endopolyploidy in human. No, एंडोपोलिप्लॉइडिटी का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाना, ठीक है। लेकिन ट्राइडोचैक में ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्राइडोचैक में हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 15 के, सॉरी, क्रोमोसोम नंबर 5 के पी आर्म से डिलीशन होता है, डिलीशन होने के बाद वो वाला पार्ट क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एंडोपोलिप्लॉइडिटी वाला केस नहीं है, ठीक है, जिस वजह से ये गलत है, ये स्टेटमेंट। देन रीजन क्या बोला है, इन ट्राइडोचेक सिंड्रोम देयर इज पार्शियल मोनोसोमी रिजल्टिंग फ्रॉम स्मॉल टर्मिनल डिलीशन इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम नंबर 5, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। so assertion is false and reason is true, yes, option 4 is the correct answer। then next question number 73, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। सो यहाँ पे बोला है द जेनेटिक कोड इज रिटन इन लिनियर फॉर्म with 3 nucleotide letters, first referred as triplet code, it is true। The genetic coding system is highly variable in different organisms, can specify one triplet code can specify different amino acids in different organisms, no,
It's a false statement. So statement 1 is true and 2 is false. ऑप्शन सी। ठीक है, अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। ये एकदम सिंपल है। द इन अ पेडिग्री द फर्स्ट पर्सन आइडेंटिफाइड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ जेनेटिक डिजीज इज कॉल्ड एज प्रोबैट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एंड आप लोग मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रही है, एंड कोई भी सजेशन अगर आप लोगों को देना होगा then please do let me know in the comment section. Okay, I'll be glad to hear your responses or hear your suggestions. Okay, thank you for watching.